हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीआई सीरीज ऑफ थ्री टाइमर। ये हमारा इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। हमारे पहले लेक्चर में हमने आरटीआई के बारे में एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि आरटीआई एक्ट एक्चुअली में है क्या, आरटीआई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, उसको लाने के पीछे की वजह क्या क्या थी, उसके स्कोप्स क्या क्या थे, और आरटीआई एक्चुअली में एक एक्ट है क्या, वो हमने अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हमें बेसिकली चार चीज़ें पढ़नी हैं: आरटीआई के फीचर्स, आरटीआई के अपॉइंटमेंट्स, सीआईसी और एसआईसी के फंक्शंस और आरटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन। हमें आज के इस लेक्चर में इन चार चीज़ों पे ध्यान देना है। उस पर ध्यान देने से पहले आरटीआई में सेक्शन 3 के अंदर एक डेफिनेशन दी गई है, उस पर ध्यान देते हैं। सेक्शन 3 में ये कह दिया गया कि हर सिटीज़न को किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेने का पूरा पूरा अधिकार है। पब्लिक अथॉरिटी जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हो या उसके अंडर एस्टेब्लिश हुई हो। अब कोई भी इंडियन सिटीज़न, याद रखिएगा इंडियन सिटीज़न, एनआरआई नहीं, नॉन सिटीज़न नहीं, ओनली इंडियन सिटीज़न, वो पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी जवाब मांग सकता है। जवाब कैसे मांग सकता है? उसको बस एक आरटीआई फाइल करनी है, प्रिस्क्राइब फीस जमा करनी है और एप्लीकेशन वहाँ भेज देनी है। फिर उस पब्लिक अथॉरिटी को अपनी इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी। पर उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सेक्शन 3 में ये कह दिया गया कि कोई भी इंडिविजुअल आदमी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से मांग सकता है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कह दिया गया, एक तरीके से फंडामेंटल राइट दे दिया गया हर सिटीजन को कि आप पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे कह दिया गया कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी वापसी में। ऐसे नहीं कि मैंने आरटीआई डाली और पब्लिक अथॉरिटी ने मेरे को एक ब्लैंक पेज पे कुछ टाइप करके दे दिया और वो इन्फॉर्मेशन हो गई। नहीं, पब्लिक अथॉरिटी जो भी इन्फॉर्मेशन देगी वो एक सर्टिफाइड कॉपी होगी, मतलब उसके अंदर उनकी एक सील लगी होगी कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन इस डिपार्टमेंट की है, एक ऑथराइज सील होगी उनकी। अब इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि हम किसी डॉक्यूमेंट की मांगे। इन्फॉर्मेशन हम किसी सीडी की मांग सकते हैं, किसी फ्लॉपी की मांग सकते हैं, किसी भी मोड की इंफॉर्मेशन हम मांग सकते हैं। ईमेल हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन हम मांग सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इंफॉर्मेशन उसी तरीके से हमें मिलेगी जिस तरीके से लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें पब्लिक अथॉरिटी देगी तो वो जैसे प्रिस्क्राइब्ड है आरटीआई एक्ट या किसी लॉ के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बियॉन्ड जाके कोई काम नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 2H के अंदर पब्लिक अथॉरिटी की ऑब्लिगेशंस दी थी। पहले तो बताया पब्लिक अथॉरिटी है क्या। जैसा मैंने आपको अभी पीछे बता गया, पब्लिक अथॉरिटी कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एस्टेब्लिश्ड हो, या किसी स्पेशल एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो, या किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर हो, या कोई भी लेजिस्लेचर बॉडी, वो सारे पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएंगे। ऐसा नहीं कि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही पब्लिक अथॉरिटी होगा या खाली स्टेट गवर्नमेंट वाला ही पब्लिक अथॉरिटी होगा। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, कोई भी पार्लियामेंट्री से रिलेटेड हो, वो सब पब्लिक अथॉरिटी में आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट आती है इन द फॉर्म ऑफ आरटीआई, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, पर कंडीशन ये है कि वो सिटीज़न होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे आरटीआई एक्ट का मैकेनिज्म आ गया जो हमें सेक्शन 5 के अंदर दिया हुआ है। अब इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है जी? हम कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, आरटीआई डालते हैं, तो वो जाती है पीआईओ के पास, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास। अब इसका मतलब ये हो गया
कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो है उसको एक पीआईओ, एक या उससे ज़्यादा पीआईओ अपॉइंट करने पड़ेंगे और वो सोलली रिस्पॉन्सिबल होगा हर एप्लीकेशन का जवाब देने के लिए। अब पीआईओ जो है डिवीजन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। एक डिवीजन का एक पीआईओ हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट का एक पीआईओ हो सकता है। अब ऐसा भी है कि एक पीआईओ खाली उस डिवीजन का है, पर उस डिवीजन के अंदर सब डिविजन्स भी आते हैं, तो उन सब डिविजन्स या सब डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एपीआईओ मतलब असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिविजन्स और अकॉर्डिंग टू सब डिस्ट्रिक्ट्स। उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वो उतने रख सकते हैं जितना वो सही सोचते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया इंफॉर्मेशन कमीशन का। अब इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट की भी होगी, इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल की भी होगी, और दोनों के अंदर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। उनके साथ साथ 10 एडिशनल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे, जिनको अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब खुद। किसकी रिकमेंडेशन से? कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति साहब चीफ इंफॉर्मेशन ऑफ कमिश्नर और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। अब इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होगी या 65 ऑफ ईयर ऑफ इस एज, मतलब 65 साल अगर पहले आ गए तो 5 साल वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी और वो पहले रिटायर्ड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12(4) के अंदर साफ साफ कह दिया गया कि इंफॉर्मेशन कमीशन इज ऑथराइज ऑटोनोमियस बॉडी, मतलब जो हम जवाब उनसे मांगेंगे वो जवाब उनको देना पड़ेगा। सेक्शन 12(6) के अंदर कह दिया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कमिश्नर। डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे होगी? सपोज कर लीजिए कोई ऑफिसर है, कमिश्नर है, उसने कोई ऐसा काम कर दिया जो फॉरबिडन बाय लॉ था, या वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, या उसने अपने ऑफिस के पीरियड में रहते रहते कोई ऐसा काम कर लिया हो जिससे उसे हिडन प्रॉफिट हो रहे हों, या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन हो। इन सब केसेस में उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। जैसा भी मैंने बताया, वो एमपी नहीं होना चाहिए, एमएलए नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा अपनी ड्यूटी के दौरान कोई ऐसा ऑफिस नहीं होना चाहिए जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा हो। अब सेक्शन 12(8) के अंदर कह दिया हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर इसका बेसिकली दिल्ली में ही है, जहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर खुद बैठते हैं। टर्म्स ऑफ ऑफिस वही मैं बता के अभी आया, 5 साल या 65 ईयर्स ऑफ हिज एज, विच एवर इज अर्लियर। रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर फ्रॉम ऑफिस, जब वो इंसॉल्वेंट हो जाए, जब उसने कुछ ऐसा काम कर दिया हो जो फॉरबिडन बाय लॉ हो, या उसने कुछ कंडक्ट के अगेंस्ट काम कर दिए हो, या उसने कोई ऐसा ऑफिस ज्वाइन कर रखा हो जिससे उसे हिडन प्रॉफिट हो रहा हो। और सैलरी और अलाउंसेस ऑफ कमिश्नर्स, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्विवेलेंट होगा, और बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कमीशन इज नॉट एम्पावर टू अपॉइंट द कमिटी फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी, मतलब कमीशन के पास कोई अधिकार ही नहीं है कोई कमेटी बनाने का। बस कमीशन का काम इतना है कि कोई आरटीआई आई तो उसका इंफॉर्मेशन दे दी, बस, और कुछ काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें साफ साफ कह दिया कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कोई रूल भी नहीं बना सकता, उसकी बस इतनी ही ड्यूटी है कि सपोज कर लीजिए कोई पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर कोई कंप्लेंट नहीं रिसीव करता किसी की अगर वो कंप्लेंट नहीं एक्सेप्ट करता,
तो वो पर्सन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास अपनी एप्लीकेशन दे सकता है कि इसने मेरी एप्लीकेशन नहीं दी। बस। आगे, अब CIC कोई डायरेक्शन में नहीं दे सकता, वो खाली एक एक्शन ले सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस ऑफ CIC और SIC। फंक्शंस, CIC स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, SIC स्टैंड्स फॉर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब इनके फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर कोई सेंट्रल रिगार्डिंग है तो वो CIC के पास जाएगा, अगर कोई स्टेट कंसर्न है तो वो SIC के पास जाएगा। अब फंक्शंस, पहला फंक्शन क्या हो गया, कोई भी ऐसा पर्सन जो PIO के पास गया, उसने उसकी कंप्लेंट नहीं ली, तो वो सीधा CIC या SIC के पास जा सकता है अपनी कंप्लेंट लेकर कि भैया मैंने उसको कंप्लेंट ली थी और उसने कंप्लेंट नहीं ली। अब कंप्लेंट ना लेने के भी कुछ कारण होते हैं। सपोज कीजिए हमने RTI डाली और उस डिपार्टमेंट में कोई PIO ही नहीं है, तो हमारी एप्लीकेशन रिफ्यूज रहेगी। अब जब PIO नहीं है तो उस केस में हम सीधा CIC के पास जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट में कह दिया, जिसकी रिक्वेस्ट ही रिफ्यूज कर दी गई हो। अब जब हमारी रिक्वेस्ट रिफ्यूज हो गई, रिजेक्ट हो गई, तो हम ऊपर वाले स्टेज पे जाएंगे, या तो SIC पे या CIC पे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। हमने एप्लीकेशन डाल दी, एक्सेप्ट भी हो गई, पर कुछ जवाब ही नहीं आया। उस जवाब को मांगने के लिए हम आगे अप्रोच करेंगे कि भैया हमने सो एंड सो डेट पर ये RTI डाली थी, हमारा कुछ जवाब नहीं आया, तो आप प्लीज़ बताइए। अब RTI एक्ट के अंदर एक टाइम लिमिट भी है, 30 दिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस पर, 45 डेज एडिशनल, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी की लाइफ और लिबर्टी से कंसर्न करती हो तो वो 48 आवर्स के अंदर मिल जानी चाहिए। अगर वो टाइम लैप्स हो गया तो हम CIC या SIC के पास अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ सर, हमारी ये एप्लीकेशन थी, ये इसका हमारे पास जवाब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लीजिए एक RTI की जो फिक्स्ड फीस है मैक्सिमम केसेस के अंदर 10 रुपए की होती है। अब हम RTI हमने फाइल करी, किसी ने हमसे अनरीजनेबली 1000 रुपये मांग लिए, तो हम उस 1000 रुपये का जवाब मांगने के लिए भी CIC या SIC के पास जा सकते हैं कि अगर कंसर्न फीस 10 रुपये है तो ये 1000 रुपये कैसे हुए। अब मैंने इन्फॉर्मेशन कोई डाली, मैंने कोई RTI डाली, उसका मेरे को जवाब भी मिल गया, पर मुझे लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन जेन्युइन ही नहीं है, या इसकी जेन्युइनिटी में मेरे को डाउट है, तो मैं उसको लेकर भी CIC या SIC में जा सकता हूँ। मतलब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई और मुझे उसके ऊपर डाउट है कि हाँ भैया इसमें कोई झोल है, तो मैं उसको लेकर भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकता हूँ कि सर मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और अकॉर्डिंग टू मी ये जेन्युइन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पावर्स आ गई हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की। अब वही है, मुझे जेन्युइनिटी पे डाउट हुआ तो CIC ने इंस्पेक्शन के ऑर्डर दे दिए, या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो CIC ने बोला कि भैया इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन करवाई, डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, या जो भी हमने एक एप्लीकेशन में लिखा उसकी सबकी इन्होंने इंस्पेक्शन करवा दी। आगे बढ़ते हैं। एफिडेविट। अब हर काम एफिडेविट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर हमें किसी के अगेंस्ट अपील करनी है तो हमें CIC को एफिडेविट के थ्रू अपनी बात कहनी पड़ेगी, ऐसे ओरली हम भी नहीं कह सकते क्योंकि एक लीगल प्रोसेस चलेगा। तो उसके लिए हमें एक एफिडेविट प्रॉपर फॉर्मेट में बना के CIC में सबमिट करना पड़ेगा। अब हमने कंप्लेंट डाल दी CIC के अंदर या SIC के अंदर, अब वो CIC समन भेजेगा पार्टीज को, एक तो पब्लिक अथॉरिटी को और एक हमें। पब्लिक अथॉरिटी को इसलिए भेजेगा कि भैया आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट आई है और आप आके उसका जवाब दीजिए, और हमें इसलिए भेजेगा कि हाँ अब आप अपना विटनेस रखिए। आगे बढ़ते हैं। CIC या SIC
अगर कोई उनके पास आरटीआई आती है तो वो किसी कोर्ट के रिकॉर्ड से या किसी ऑफिस के रिकॉर्ड से कोई इन्फॉर्मेशन भी मंगा सकते हैं, अगर वो सही सोचते हैं तो। कोई उन्हें बाउंड नहीं कर सकता, लेकिन वो मंगवा सकते हैं। अब मैंने किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट डाली कि सर इस पब्लिक अथॉरिटी से मेरे को ये जवाब नहीं आया, तो सीआईसी और एसआईसी उस केस में उस पब्लिक अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन को समन करेगी और उसे आने का आदेश देगी कि आप आइए और अपना जवाब यहाँ पर दे करके जाइए, या आप अपनी सत्यता साबित करके जाइए। अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो अब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जो पब्लिक अथॉरिटीज़ को अपने आप डालनी पड़ती है इन वेबसाइट्स और इन रिटर्न फॉर्म। ज़रूरी नहीं है कि जब हम आरटीआई डालें तभी हमें इन्फॉर्मेशन मिले। कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो उन्हें टाइम टाइम पर पब्लिक को दिखाने पड़ते हैं। सपोज़ हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, हमारे इन्वेस्टमेंट से हमें इतना फ़ायदा हुआ, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन ही है जो सर्कुलेशन में आनी चाहिए और जो वो अपनी वेबसाइट्स में जनरली शो करते हैं, और ये हमारे आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4(2) के अंदर दे रखा है। अब ऐसा नहीं है कि हमें सारी ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सेक्शन 8(1) के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी हैं जो एग्जम्प्टेड हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमने इन्फॉर्मेशन मांगी 3, हमें इन्फॉर्मेशन खाली मिली 2। वो इसलिए हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट अथॉरिटी या सेंट्रल अथॉरिटी उनको ऐसा लगता है कि यदि ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गई तो इंडिया की इंटीग्रिटी पर, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन पर फ़र्क पड़ सकता है। तो उस केस में वो हमें रीज़न बताएंगे और फिर हम उसको बाउंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ बात इंडिया की इंटीग्रिटी पर आ गई वहाँ पर कोई उस अथॉरिटी को बाउंडेशन ही नहीं है कि हाँ आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। अब थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, सपोज कर लीजिए मैंने कोई आरटीआई डाली, आरटीआई मैंने डाली किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रिगार्डिंग माय एग्ज़ाम्स, तो मैंने उस यूनिवर्सिटी के पीआईओ के पास आरटीआई डाल दी कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय मार्क्स। अब उस पीआईओ ने उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया टू एग्ज़ाम डिपार्टमेंट। अब उसको फॉरवर्ड करने का टाइम होता है 5 दिन का। अब उसने वहाँ फॉरवर्ड कर दिया, अब उसके पास से जवाब आएगा 5 दिन बाद। तो इसके अंदर थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ हमने अगर आपको कोई दी है कि आप इसको इन्फॉर्मेशन दो, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते। अब इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, आर्टिकल 21(b) में भी ये दे रखा है कि सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है, तो इसमें भी अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब अपील्स होगी, हम किसी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं या हमारी इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट हो गई या हमारी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट ही नहीं हुई, तो उस केसेस में हम अपील कर सकते हैं। ये हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब हालांकि इसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। पहली अपील जो होगी 30 डेज 30 दिनों के अंदर पहली अपील हम करेंगे जब हमें ऑर्डर मिल गया होगा या जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, अगर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। सेकंड अपील 90 डेज़ के अंदर हो जाएगी अगर हम पहली अपील से सेटिस्फाइड नहीं हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो पेनल्टीज़, मतलब सपोज कर लीजिए कोई पब्लिक अथॉरिटी है, उसने बार बार एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट कर दी, बार बार उसने हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी। इनकन्वीनियंस किसको हुआ? सीकर को, मतलब जो सिटीज़न है। तो उसकी रिकवरी के लिए पेनल्टी प्रोविज़न भी बना रखा है। पेनल्टी प्रोविज़न किस प्रकार होगा? 250 रुपये पर डे और 25,000 रुपये मैक्सिमम। 250 रुपये एक दिन का और अप टू 25,000 रुपये मैक्सिमम। और ये पे कौन करेगा? पब्लिक अथॉरिटी नहीं करेगी, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन खुद करेगा जिसको ये जवाब देना चाहिए था, अपनी जेब से पे करेगा वो।
पब्लिक अथॉरिटी उसको पे नहीं करेगी। आगे चलते हैं। अब हालांकि हमने ये तो कह दिया था कि कुछ एग्जम्पशंस होती हैं इंफॉर्मेशन की, पर अगर उसके अंदर हमें ऐसा लगा कि इनकी वजह से हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है या कोई करप्शन के चार्जेस हैं, तो उस केसेस में एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर वो एग्जम्पशन भी हटा ली जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आरटीआई एक्ट की जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसका काम ही यही है कि जो एक्ट हमने बनाया है उसका एज पर जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन उसका तैयार कर रखा है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। ये आरटीआई एक्ट के अंदर जो हमारी मॉनिटरिंग कमेटी है वो सारा उसका काम कि जो हमने काम बनाया वो दिया या नहीं। एक और फंक्शन ये मान लीजिए कि आजकल लोग वैसे तो बहुत अवेयर हैं, पर कुछ पार्ट ऐसा भी है जो अवेयर ही नहीं है इस चीज़ों से। तो सीआईसी और एसआईसी का मेन फंक्शन ये भी है कि लोगों को उनके बारे में अवेयर करवाना कि जी आपके पास सूचना का अधिकार है, आप एक नॉमिनल फीस में एक मैनर के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर नहीं मिले तो आप ये स्टेप्स ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस ऑफिसर्स। हालांकि अभी हम ये पढ़ के तो आए हैं कि पीआईओ आएगा। अब पीआईओ कितने दिनों में आएगा? एक एक्ट बनता है आरटीआई एक्ट, जिस दिन वो अनेक्ट हो गया या जिस दिन किसी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आरटीआई अनेक्ट हो गया उसके 100 दिनों के अंदर अंदर ही उनको पीआईओ की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर वो कोई वैलिड रीज़न दे पाते हैं तो उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी, पर विद इन 100 डेज फ्रॉम द एनेक्टमेंट ऑफ एक्ट उनको पीआईओ को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये हमारे दिया हुआ है सेक्शन 5(1) के अंदर। 5(2) के अंदर अब पीआईओ तो एक डिवीज़न का या एक डिस्ट्रिक्ट का होता है। अब सब डिवीज़न और सब डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एपीआईओ आएंगे, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे जो इन्फॉर्मेशन उनको ऊपर से ऑर्डर आए हैं उसको देने के लिए। मतलब एक पीआईओ पूरे डिस्ट्रिक्ट को तो एक साथ नहीं कर सकता, उसको कवर करने के लिए उसको एपीआईओ भी चाहिए। अब पीआईओ ने जो इन्फॉर्मेशन नीचे से मांगी है अब उनको वो ऊपर देनी है, और एपीआईओ उसके लिए मना नहीं कर सकते। अब 5(3) में ये कह दिया कि भैया जो भी आरटीआई आई है वो पीआईओ की जिम्मेदारी बनती है कि भैया उसको आप उसकी इन्फॉर्मेशन उसी के अकॉर्डिंग दे दो जिसके अकॉर्डिंग मांगी गई है। पीआईओ हमने रखे ही क्यों है? मतलब कोई सिटीजन कोई ये समझता है कि भैया ये काम गलत हो रहा है, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो पीआईओ अपॉइंट इसलिए किया गया है कि भैया आपके पास आरटीआई आई है, आप उसका जवाब दो। ये हमारे 5(3) के अंदर किया गया है कि डिस्पोजल कर देना चाहिए हाथों हाथ, और मैक्सिमम टाइम दे दिया गया है 120 डेज का। वैसे तो 30 डेज और 45 डेज का फंडा है, पर 120 डेज को भी दे दिया गया है। आगे चलते हैं। अब सेक्शन 5(4) के अंदर कह दिया कि हर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को असिस्टेंस अगर लेनी भी पड़े तो वो असिस्टेंस ले लेगा एपीआईओ से किसी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। अगर उसको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है तो वो अपने जूनियर्स को या सबऑर्डिनेट्स को जो एपीआईओ हैं उनको ऑर्डर करेगा कि भैया आपके डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन आप दो, तो उसको उनसे भी इन्फॉर्मेशन अगर लेनी पड़े तो वो ले सकता है। और 5(5) में ये कह दिया कि कोई भी एपीआईओ उसको मना नहीं कर सकता। पीआईओ ने इन्फॉर्मेशन मांगी और तो एपीआईओ को वो इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। एपीआईओ ऐसे नहीं कहेगा कि भैया मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। और इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।